नाज़रीन, मिडल ईस्ट में बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की जा रही है, जिसे हम रियासती दहशतगर्दी, मुझे बड़ा छोटा सा लफ्ज़ लगता है। इस तरफ इस वक्त तमाम आलमी और मगरबी इस्तेमार, मैं तो उसे गुंडागर्दी कहूँगा। गुंडागर्द रियासत जो है वो गले काट रही है बेगुनाह शहरियों के। और जो हुआ आपने देखा, इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार हसन, दफाई तजिया निगार हैं और अहम ये निगाह रखते हैं इन अहम अमूर पर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, अभी बड़ा म्यूटेड सा रिस्पांस है फ्राम ईरान, एंड वो तो शायद ज़ाहिर है इतना बड़ा, और बल्कि ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो इनके अपेक्स लीडर हैं ईरान के, उनको भी मुख्तलिफ जगह पे जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ की पड़ी हुई है। हैव वी बिकम सो वीक इन द फेस ऑफ दैट इजराइल? जी, मेरे ख्याल में चीज़ों को आई थिंक हम सतही तौर पे देख रहे हैं। अगर आप इन डेप्थ इसको देखें तो ये क्लैश है ही बेसिकली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वर्सेस इजराइल है जो वेस्ट सपोर्ट करता है। ये बड़ी क्लियरली, बाकी आप कह लेंगे मिडिल ईस्ट में लोग ऑलमोस्ट न्यूट्रल हैं, तो उसमें अभी जो आई थिंक जो स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं, क्योंकि अगर आप ईरान का रिस्पॉन्स देखें, उसमें हम रशिया पे भी बात करेंगे। आज उनके प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए वहाँ पे तेहरान में। वो किस लिए आए हैं इस मौके पे, बड़ा ज़रूरी है कि डिस्कस करना कि रशिया के अपने इंटरेस्ट क्या हैं। बिकॉज वो फील करते हैं कि शायद ईरान को पुश बैक होता तो अल्टीमेटली इनका एक बहरी अड्डा है सीरिया में, सरकस पे, तो शायद वो भी कॉम्प्रोमाइज हो, तो इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। अच्छा, ईरान का ये है कि अभी पैदर पे 3 आई थिंक बड़े उनको आप कहने स्ट्रेटेजिक शॉक्स लगे। एक इनके प्रेसिडेंट रईसी की शहादत है, जिसमें बड़े सवाल उठे। फिर इस्माइल हनैया का जो असैसिनेशन है, शहादत है विद इन तेहरान। और अभी आगे हिजबुल्लाह में अभी देयर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम दिस मुतहारब ग्रुप्स जो हैं, हिजबुल्लाह और हमास भी ये शायद कह रही है कि जी अभी हम कितनी कुर्बानी देंगे, तो कम फॉरवर्ड। इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिकॉज देखें जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की तरफ स्विफ्ट रिटॉर्ट जब हुआ था, तो वहाँ कुछ लोग कहते थे दरख्त गिरे तो कुछ ना करें। अगर आप पैसिव रहते हैं और डिफेंसिव पे चले जाते हैं तो फिर दूसरी साइड चढ़ाई कर देगी। इजराइल अभी कर रहा है कि मोमेंटम है और वो चाहता है कि इनको फाइनली हिजबुल्लाह को खत्म करके खुदा खासा ईरान की तरफ मूव किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो है चीजें इस अक्टूबर के आई थिंक पहले दोस्तों में बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मेरी अपनी असेसमेंट है कि इतना प्रेशर है ईरान पे, लीडरशिप पे, कि अगर वो कुछ नहीं करते तो उनके लिए मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो इस मजबूरी की वजह से दे हैव टू रिस्पॉन्ड। उनके पास देखा जाए तो सब देखें, दुनिया जो है बड़ी कंप्रोमाइज नजर आ रही है, और इसराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, जिसको मर्जी चाह रहा है उसको वो मार भी देता है, वहाँ पर जो है वो तबाही भी मचा देता है। अब लुबनान में उन्होंने हमला कर दिया, उसके बाद ईरान है, फिर आगे बढ़ेगा, दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ बढ़ेगा। एक तो वो ग्रेटर इसराइल की तरफ तो नहीं बढ़ रहा कि ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक नक्शा भी जो है वो फिर रहा है मीडिया में। तो उनको रोकेगा कौन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मुकाबला कौन करेगा सर? ये देखें, 2 लड़ाइयाँ हो रही हैं प्रिसाइसली, जिस पे बड़ा, एक तो लड़ाई फिजिकल है, मुतारब ग्रुप है और इजराइल है, और दूसरी बड़ी लड़ाई इंफॉर्मेशन डोमेन में बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज और आई वुड से इनसाइड भी किया जा रहा है ईरान से। अभी जो ऑप्शंस है ईरान के पास, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पर अगर आप देखें, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिक पोजीशन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि दे कांट बेसिकली हैंडल इट, सिर्फ ये है कि वो टाइम क्या चूज करेंगे। अभी आप देखें कि जितना उनके ऊपर प्रेशर है, डिस्पाइट कि टेक्नोलॉजी की बातचीत हुई कि जी उसके बाद पूरी बैकिंग है। अभी जो जे डैम्स और बकर बस्टन फॉर्म दिए गए तो अमेरिका की तरफ से आए थे, सारी एयरफोर्स अमेरिका ने प्रोवाइड की। फिर यह कि जो लड़ाई करने वाले ग्रुप्स हैं, देखें बिल्कुल निहत्थे हैं, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ये बिल्कुल आप कह लें कि एक इनोसेंट से नीचे फोर्स है, लेट्स से लिमिटेड कैपेबिलिटी है, उसके पास जहाज़ों से हमला कर दे। ये कोई बहादुरी और टेक्नोलॉजी को मैं स्टिल अभी नहीं मानता कि ओवरऑल होने की जरूरत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी ईरान की प्रेस्टीज में इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि दे हैव टू रिफॉर्म। मेरा ये है कि शायद मजबूरी में अभी उन्हें करना पड़े। अगर वो नहीं करते तो फिर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। बाकी ग्रेटर इजराइल के नक्शे पहले भी बड़े आते रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि जो आज दौरा हुआ है रशियन मिनिस्टर का, ये इसकी क्या डिटेल्स हैं, और क्या जो पहले उसने कहा था और धमकी दी थी कि जी मैं आई विल आर्म दीज प्रॉक्सीज टू द टीथ, क्या ये होने जा रहा है, या उसको वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पर वेस्ट के साथ इस्तेमाल करेगा कि कहीं मास्को पर हमला ना करवा दें वो ज़ेलेंस्की से? जी बिल्कुल, अभी देखें इस वक्त रशिया को भी ना एलाइज की जरूरत है। नॉर्थ में काफी एंगेज है, और पिछले दिनों पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नई इशू किया, धमकी दी है कि अगर अभी आप मजीद बढ़ते हैं। अच्छा, वो भी बड़ी सिमिलर है जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से मिलती जुलती, और तो हम डिक्लेयर नहीं करते, क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर होगा तो मैं मारूंगा आगे से न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, उनका ये पहले भी पुतिन ने कहा था कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको वो कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट।
जो मिडल ईस्ट है, बिकॉज उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट है। अभी आप देखें बैरी बेड़ा एक और आ गया है, तो 60,000 होगी तादाद अमेरिकन ट्रुप्स की यहाँ पे, और बेशुमार नेवी है, तो उनके इंटरेस्ट तो यहाँ पे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल की लास्ट में आई थिंक बात हुई थी, जो हूथियों ने फायर किया था, ये बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये टेक्नोलॉजी हूथी ना असेंबल कर सकते हैं ना फायर कर सकते हैं, तो किसने दिया? अभी मैंने मेंशन किया कि रशिया का एक फिजिकल इंटरेस्ट है, वो तर्कस बेस है सीरिया में, और वहां से मेडिटेरियन में एक ही एंट्री है वार्म वाटर में, जो उनके अपने पास है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कॉम्प्रोमाइज हो। बिकॉज सीरिया में जब आपको याद होगा बशर असद को पुश किया गया था, तो फिर सीरियन रशियंस फिजिकली आए थे और उन्होंने बचाया था। तो दूसरा S-400 आ चुका है, ईरान को दे दिया, अगर लेट्स से एयर अटैक होता तो ईरान को मदद मिलेगी। फिर भी बातचीत हो रही है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं मेरे नाजरीन के लिए कि S-400 जो है वो मिसाइल प्रोटेक्शन, मिसाइल जो है उससे जो प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है, या ये मिसाइल सिस्टम है टू अटैक? जी मेनली एरिया डिफेंस सिस्टम है। फर्ज करें अगर मतलब आपको मैं मोटी मिसाल दूं कि अगर इस्लामाबाद में यहाँ लगा हो, तो शायद जो है अमृतसर से अगर जहाज उड़ता है यहाँ से आप शूट डाउन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज एरिया डिफेंस वेपन सिस्टम है। इस्लामाबाद को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, एक बैटरी लगी हो, तो ये टाइम टेस्टेड और इफेक्टिव है ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल। S-400 उनका, अभी S-500 भी आ गया, लेकिन जो उन्होंने आई थिंक मार्केट किया S-400 टर्की ने भी लिया, और टर्की कभी ऐसी चीज नहीं लेता जो ब्रिगेड साहब, जो इजराइल के इरादे लग रहे हैं, वो तो प्लान उसका ये लग रहा है कि वो करबला से लेकर सऊदी अरब तक जाने का उसका प्लान लग रहा है कि वहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम ममालिक को अपने ज़ेर तसल्लुत लाएगा। तो मुस्लिम दुनिया खामोश है, और इस हवाले से कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे उस तरह के कि उसका हाथ रोका जा सके। इस पे मैं एग्री करूंगा कि जो आई थिंक बाय एंड लार्ज इस्लामिक वर्ल्ड है, वो उनका बड़ा पैसिव रिस्पांस रहा। तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शन तो आप लगा सकते थे, अगर लेस मिलिटरी नहीं। 3 बड़े कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करते हैं, मिस्र है, जॉर्डन है, फिर किसी हद तक सीरिया है, जहाँ से मिलिट्री रिस्पांस जा सकता था। फिर आ जाता है रेस्ट ऑफ द अरब, जो नेक्स्ट सर्कल बनता है, जिसमें ईरान भी है, सऊदी अरेबिया, फिर हम लोग आते हैं, फिर टर्की आता है। तो उसके लिहाज से जो चीज़ें रोकी जा सकती हैं, लेकिन एक ऐसे UNGA में अच्छी चीज़ ये जरूर है कि चारों वज़ीर ख़ारिजा, सऊदी अरब, मिस्र, टर्की और आई थिंक जॉर्डन के, उन्हें जब जबान हो के कहा जी कि इससे आगे जो है चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, हमारे पे देर से कि जी हमारे पे भी स्ट्रीट प्रेशर भी आ रहा है। जॉर्डन में भी एक किलिंग हुई बॉर्डर पे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा अगर ये भी जान पकड़ जाए, लेकिन चूंकि वहाँ पे कुछ और फॉल्ट लाइन है, जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, टाइम हम समझते हैं कि ठीक है ये को मार पड़ रही है तो हमें क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है कमजोरी दिखाई गई है। लेकिन आपकी बात ठीक है। अच्छा ये साहब, दो बातें, मैं 2 सवाल और आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि क्या हिजबुल्लाह अब टोटल डिसहरे में है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना का क्या रिस्पांस होगा? वो भी मेन प्लेयर है, ईरान के साथ उसके बहुत से मुआहदे हैं। क्या वो चाइना इस तरीके से वो मेल्ट चाहेगा कि जो ये चाइना का रोल और हिजबुल्लाह क्या टोटल डिसहरे में चली गई अपनी लीडरशिप की असैसिनेशन के बाद? नहीं जी, हिजबुल्लाह ने पहले भी हमेशा रीग्रुप किया है। इसको कहते हैं कि हिजबुल्लाह इज डाउन बट नॉट आउट। मतलब अभी 1,50,000 तो भी मिसाइल पड़ा हुआ उनके पास। फिर अभी आपने देखा आज उनका जो डिप्टी हैं शेख नईम कासिम का आज पूरा खिताब भी आ गया, जो बड़ी डिटर्मिनेशन थी, शहादत की बात। हिजबुल्लाह मेरे ख्याल लड़ेगी। द ओनली थिंग दे आर नाउ आस्किंग ईरान के भाई साहब अभी आप आए, बिकॉज इसमें, और आई एम श्योर जो IRGC है वो काफी हद तक, उनके कमांडर भी साथ शहीद हुए, मिलकर ही लड़ते हैं। तो ये डाउन है जरूर है, आउट नहीं है। और ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल को बड़ा सख्त प्रॉब्लम होना है। ये इन्फॉप्स में वो कर रहे हैं कोशिश। कुछ खबरें ये हैं कि ईरान इज नाउ मूविंग सम फोर्सेस इनटू सीरिया एंड लेबनान। बस फिजिकली अगर आप नहीं मूव करते तो फिर लेबनान को जो है ना ऑलमोस्ट आप कह लें कि वो ओवरकम कर लेगा इजराइल, और फिर शायद उसके बाद ईरान की बारी आएगी। तो बाकी चाइनीज इंटरेस्ट डेफिनेटली है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज, रेड सी, ये जो आबनाए हैं 2 बड़े, और इसमें से 30% से ज्यादा ग्लोबल एनर्जी डेली फ्लो करती है। हर 30 सेकंड के बाद एक सुपर टैंकर गुजरता है, और चाइना भी का इसका इसमें इंटरेस्ट है। अगर वॉर एक्सपैंड करती है तो उनकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। इसमें मिडल ईस्ट का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल में चाइना तो ये कोशिश करेगा कि वॉर प्रिवेंशन हो, लेकिन बाय एंड लार्ज उनकी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, लॉन्ग टर्म वायदे हैं। फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में रशिया, ईरान, पाकिस्तान भी उसमें शायद शामिल हो। फिर आगे SCO और उसकी बहुत बड़ी 2 कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं 15 अक्टूबर और 22 को, वो इम्पैक्ट होंगी। तो चीजें बहुत, आई थिंक स्टेक्स आर वेरी हाई। मेरे सामने ये 2 हफ्ते बहुत क्रूशल हैं। या तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी यहाँ से, और या फिर इनको अक्ल आ जाएगी